स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे इदानीम् अस्माकं पाठः प्रवर्तते। त्रयस्त्रिंशत् ये व्यभिचारिणः भावाः सन्ति तेषां विशेषलक्षणानि यानि सन्ति सामान्यलक्षणम् उक्त्वा तेषां तत्तत् व्यभिचारिणः यद् विशेषलक्षणमस्ति तस्य इदानीं निरूपणम् अस्माकं पाठविषयः अस्ति। यत्र एकस्य व्यभिचारिणः अस्माकं हर्षस्य निरूपणं प्रायः जातं, तदद्य स्मृतेः निरूपणात् पाठः प्रारभ्यते। अस्तु, पश्यन्तु। संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति अद्यतनपाठविषयः अस्ति। अद्यतनपाठस्य इयं पंक्तिरस्ति। देखिए, संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः एक ऐसा भाव होता है जो प्रत्यक्ष कभी कोई ज्ञान का माने अनुभवात्मक कोई ज्ञान है, कोई ज्ञान माने परमारूप जो परमात्मक जो प्रत्यक्ष होता है उसको अनुभव कहते हैं। यथार्थ जो ज्ञान होता है उसको अनुभव कहते हैं। तो अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार है, उस संस्कार से उत्पन्न जो कालांतर में ज्ञान होता है उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें यह है कि ज्ञान की कारणता ज्ञान के प्रति इसलिए नहीं मान सकते यहाँ पर स्मृति के विषय में, क्योंकि स्मृति जो होती है वो कालांतर में होती है। ठीक है। और ज्ञान जो होता है वह प्रायः दर्शन में न्याय आदि में तृक्षणावस्थायी होता है। उत्पद्यते, है ना, अस्ति नश्यति च। तो तृक्षणावस्थायिनः ज्ञानस्य कालांतरे जायमानां स्मृतिं प्रति कथं कारणता इति कृत्वा दर्शनशास्त्रविज्ञाः स्मृतिं प्रति नाम स्मृतिरूपं ज्ञानं प्रति संस्कारस्य कारणतां मन्वते, न तु साक्षात् अनुभवस्य। ठीक है। तो कोई भी आपको अनुभव होता है, अयं घटः, है ना, अयं प्रयागः, इयं काशी, आपको प्रत्यक्ष हुआ, अनुभव ज्ञान हुआ, अनुभवात्मक ज्ञान हुआ, और वह जो अनुभवात्मक ज्ञान है उस ज्ञान से कोई संस्कार आपके चित्त में वासना रूप में स्थित होता है वो। ठीक है। और फिर जब कोई उत्तेजक उपस्थित होगा, ठीक है, उस विषय से संबंधित यदि कोई विषयांतर उपस्थित होगा कालांतर में, तो उस उत्तेजक से क्या होगा, जो संस्कार है वो उद्बुद्ध हो जाएगा। और उद्बुद्ध जो संस्कार है वह जो है वो एक ज्ञान को उत्पन्न कराता है, उस ज्ञान को कहते हैं स्मृति। ठीक है। ये क्रम होता है स्मृति का। तो संस्कार शब्द से यहाँ पर जानना चाहिए उद्बुद्ध जो संस्कार होता है। ठीक है। उत्तेजक से जो उद्बुद्ध हुआ संस्कार है वह जिस ज्ञान को उत्पन्न करता है, वो जो ज्ञान है, वो जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को हम स्मृति कहते हैं। ठीक है। यथा तस्य उदाहरणम् इदानीम् अस्ति। तन्मञ्जुमन्दहसितं स्वसितानि तानि सा वै कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः अद्यापि मे हृदयमुन्मदयन्ति हन्त सायन्तनाम्बुजसहोदरलोचनायाः स्वप्रेयसीं स्मरतः कस्यचित् नायकस्य सखायं प्रति इयं उक्तिः अस्ति। ठीक है। अपनी नायिका का स्मरण करते हुए कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है कि देखो मित्र, सा आननश्रीः तानि स्वसितानि और तद मंजुहसितम, तस्याः मंजुहसितम, ये सब क्या करते हैं, अद्यापि मे हृदयम उन्मदयन्ति, आज भी मेरे हृदय में उन्माद को, विकलता को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। अद्यापि। तो कस्य आननश्री, कस्य स्वसितानि,
हाँ, किसके, तो वो तो बताना होगा। तो बोलते हैं सायंतनाम्बुज सहोदर लोचनायाः। सायंतनाम्बुजम अर्थात संकोचोन्मुखी कमलम, ठीक है, सायंकालीन जो कमल होता है। तो सायंतन अंबुज के सहोदर हैं लोचन, जिसके अर्थात संकोचशाली कमल के समान श्री वाले हैं नेत्र जिसके, ऐसी उस कमल लोचना नायिका का जो आनन श्री है, उसके जो श्वसित हैं, उसका जो श्वास लेने का क्रम है और उसका जो मंदहास है, ये सब आज भी यानी कि स्मरण कर रहे हैं ना। आज भी मतलब पहले जब, अभी तो इनका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए तत्शब्द का प्रयोग कर रहा है। देखो तत्शब्द के प्रयोग में ये क्या है, वैलक्षण्य होता है ना। तत्शब्द जो होता है वो प्राक कालावच्छिन्न पदार्थ का ज्ञान कराता है, और उसमें ही ये तत्शब्द जो होता है वो वर्तमान कालिक जो विषय होते हैं उनका ज्ञान कराता है। तो तन मंजु हसितम, है ना, उस प्रकार का उसका जो हास था, उस प्रकार के जो उसके श्वसित थे, वो सब मुझे आज भी मेरे हृदय में उन्माद को उत्पन्न करते हैं। हंत, ये जो अव्यय है, ठीक है। तो एवं अस्य अर्थः अस्ति पद्यस्य, के इस प्रकार से जो मेरी प्रेयसी थी कमललोचना, उसके जो मुख की शोभा है, उसके जो श्वसित हैं, ये सब मुझे आज भी मेरे हृदय में उन्माद को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मीमांसा देखिए विभाव और अनुभाव की, क्योंकि आपको याद रखना है जब हम भाव की विद्यमानता की बात करते हैं तो वहाँ पर ये क्लियर है कि प्रायः वहाँ पर आपको अनुभाव, ये व्यभिचारी व्यंजक नहीं होगा, वहाँ पर दो ही व्यंजक होंगे, अनुभाव और विभाव। तो देखिए क्या है, चिंता विशेषोत्र विभावः, ठीक है। विभाव क्या है, उस प्रकार की स्मृति का ज्ञान का कारण क्या है, चिंता कर रहा है वो, ठीक है। और भ्रून्नति गात्र निश्चलत्वादयः आक्षेपगम्याः अनुभावाः। अनुभाव यहाँ पर शब्द से नहीं कहे गए हैं कि उस नायक में क्या हो रहा है उस स्मृति, नायिका की स्मृति करने से, लेकिन भ्रून्नति हो रही है, उसकी जो भ्रूलताएं हैं वो उठ रही हैं, उसके जो गात्र हैं माने अंग जो हैं शरीर के वो निश्चल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं ना स्मृति के, वो जहाँ पर आक्षेपगम्य है, उनको यहाँ पर शब्द से नहीं कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, ये तो हो गया कि यहाँ पर इस प्रकार से स्मृति भाव व्यंग्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पूर्व पक्ष उपस्थित होता है कि क्या इसको हम विप्रलंब श्रृंगार नहीं मान सकते क्या, है ना। तो उसी बात को लेकर के ये थोड़ा यहाँ पर विचार करते हैं पंडितराज। देखिए, यद्यपि अत्र अस्याः एव स्मृतेः संचारिण्याः नायिकारूपस्य विभावस्य हन्तपदगम्यस्य हृदयवैकल्यरूपानुभावस्य संयोगात् विप्रलम्भ रसाभिव्यक्तेः रसध्वनित्वं शक्यते वक्तुम। बिल्कुल आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है विप्रलम्भ श्रृंगार व्यंग्य हो रहा है, ठीक है। ये तो रसध्वनि है, भावध्वनि नहीं है, ये बिल्कुल बोल सकते हैं आप, क्योंकि विप्रलम्भ श्रृंगार के जो सामग्री है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो उसकी सामग्री क्या चाहिए आपको, तो वहाँ पर 3 सामग्री मुख्य होती हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव, ठीक है। तो ये जो चिंता है उसी को ये स्मृति को बना दीजिए यहाँ पर संचारिणी, ठीक है। संचारी भाव क्या हो जाएगा, स्मृति, ठीक है। ये जो स्मृति हो रही है नायक में, ये संचारी हो गया। और विभाव कौन है इस विप्रलम्ब का, आलंबन कौन है, तो नायिका, क्योंकि ये रति जो है नायक में वो नायिका विषयनी है, तो नायिका हो जाएगी इस विप्रलम्भ श्रृंगार के प्रति विभाव, ठीक है, रति के लिए विभाव। और अनुभाव क्या है, जिससे ये निश्चय हो कि हाँ इस नायक में एतन नायिका विषयणी रति है। तो कहते हैं हंत पदगम्यस्य, उसने हंत पद का प्रयोग किया है ना, तो हंत पद जो है वो विकलता को बताता है चित्त की, है ना, अव्यय है। तो हंत पद से यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है हृदय की विकलता, हृदय का वैकल्य।
तो हृदय का जो वैकल्य है वो हो जाएगा अनुभाव, ठीक है, क्योंकि यह किसी नायिका का स्मरण करके विकल हो रहा है इसका हृदय, इसका मतलब इसके हृदय में उस नायिका के प्रति प्रेम था या है। तो इस प्रकार से अनुभाव हो जाएगा हृदय की विकलता। तो यहाँ पर देखिए संचारी भाव भी हुआ, विभाव भी मिला और अनुभाव भी मिल गया। तो यही तो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। तो तीनों का संयोग हो गया तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार की रसाभिव्यक्ति हो जाती है और उस रसाभिव्यक्ति को, विप्रलंब श्रृंगार रसाभिव्यक्ति को यहाँ पर कोई रसध्वनि कह सकता है, ठीक है। तस्य अभिव्यक्तेः रसध्वनित्वं शक्यते वक्तुम, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। बोल सकते हो आप, कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सामग्री उपस्थित है यद्यपि विप्रलंब श्रृंगार की, लेकिन यहाँ पर भाव को ही व्यंग्य मानना उचित है। क्यों? तो उसके लिए बताते हैं तथापि स्मृतेः एव अत्र पुरस्फूर्तिकत्वात्, ठीक है। स्मृति ही क्या है यहाँ पर? प्रथम प्रतीत होती है व्यंग्य के रूप में। और चलो प्रथम प्रतीत होना तो कोई नियामक नहीं है, वो तो कोई विनिगमना नहीं है कि जो पहले प्रतीत हो गया वही प्रधान होगा, लेकिन ये तो एक हेतु है। और दूसरी बात ये है कि चमत्कारिता जो है ना, वह स्मृति की ही व्यंग्य होने में है, उसकी अपेक्षा विप्रलंब श्रृंगार के व्यंग्य होने में चमत्कार नहीं है। तो वही बोलते हैं स्मृतेरेवात्र पुरस्फूर्तिकत्वात् चमत्कारित्वाच्च तद्ध्वनित्वम्, अर्थात भावध्वनित्वम्, स्मृतिरूपस्य भावस्य ध्वनित्वम् अत्र उक्तम्, न तु विप्रलंभस्य ध्वनित्वम् इह उक्तम्, ठीक है। हमने यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार की सामग्री उपस्थित होने पर भी उसकी यहाँ पर व्यंग्यता नहीं मानी, अपितु हमने यहाँ पर भावध्वनि के स्थल इसको माना है, ठीक है। अब एक नया प्रश्न आता है कि आप कह रहे हैं कि स्मृति व्यंग्य हो रही है ना, तभी तो भावध्वनि होगी। जब कोई व्यभिचारी व्यंग्य हो जाए तभी तो भावध्वनि होगी। तो आप कहते हैं कि यहाँ पर स्मृति जो है वो व्यंग्य है, लेकिन यहाँ पर विचार कीजिए, तन मंजु मंद हसितम स्वसितानि तानि सा वै कलंक विधुरा मधुरानन श्री। हाँ, ये कलंक विधुरा भी आप अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ हमने नहीं उसमें बोला था। कलंक रहिता है ना, कलंक से रहित जो मधुर आनंद की श्री है ना, मुख की जो शोभा है उसमें कोई कलंक नहीं है, ठीक है, कलंक विधुरा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो तीन हैं उन सबका जो निर्देश है वो तत्पद से किया जा रहा है ना, सर्वनाम पद से, तत्पद से। देखिए तन्मंजु मंद हसितम, ठीक है, वो मंजू जो मंदहास था, वो मनोहर जो सुभग जो मंदहास था, तो वह, तो यहाँ पर भी तत्पद आया। और स्वसितानि तानि, यहाँ पर भी तानि, ये भी तत्पद आया। और सावई कलंक विधुरा, ये भी तत्पद आया। तो यहाँ पर तत्पद से क्या हो रहा है, तत् जो है वो सर्वनाम शब्द है, तो वो क्या करता है, उसकी जो शक्ति है, सर्वनाम शब्दों की जो शक्ति होती है वो बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न अर्थ में होती है, ठीक है। माने अब ये क्या है कि ऐसे तो कोई शब्द जो होता है उसकी शक्ति किसी अर्थ में होती है, ठीक है। जैसे घट शब्द है, तो घट जो शब्द है ये, उसकी शक्ति किस शब्द में, अर्थ में है, तो कम्बुग्रीवादिमान जो अर्थ है उस अर्थ में शक्ति है। तो वो अर्थ कैसा है, तो कहेंगे वो घटत्व प्रकारावच्छिन्न अर्थ है। तो घटत्व प्रकारावच्छिन्न माने घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छिन्न, विशेषतावान जो है वो घट उसका शक्य है, घट शब्द का, है ना। इसी को कहते हैं घटत्व प्रकारावच्छिन्न घट, ठीक है। तो वस्तुतः घटनिष्ठ जो विशेषता है वो होती है अवच्छिन्न, किससे, घटत्व से। तो खैर ये तो अभी यहाँ पर बात नहीं करनी है, अपने को ये समझना है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें जो तत्शब्द है
उसकी शक्ति होती है बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न अर्थ में, ठीक है। माने आपने बोला सह घटः, तो यहाँ पर तत्शब्द जो है उस शब्द का अर्थ है बुद्धिस्थ घट। तो बुद्धिस्थ घट माने बुद्धिस्थत्व वो जो है वो घट में प्रकार हो गया। जैसे घटत्व है वो प्रकार है घट में, उसी प्रकार से बुद्धिस्थत्व जो है वो प्रकार हो गया घट में, है ना। तत्पद वाच्य जो घट होगा उसमें बुद्धिस्थत्व भी प्रकार होगा, ठीक है। घट शब्द वाच्य जो घट होगा उसमें तो घटत्व ही प्रकार होगा, है ना। पट शब्द वाच्य जो पट होगा उसमें तो पटत्व ही वाच्य होगा। लेकिन यदि तत्पद अथवा पट शब्द घट बुद्धिस्त घटपट आदि को कह रहे हैं, या तत्शब्द से आप घट अर्थ को कहना चाह रहे हैं, तो उसमें घटत्व के अतिरिक्त जो बुद्धिस्थत्व है वो भी प्रकार बनता है, इतना ही कहना है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि भैया तत्शब्द का प्रयोग आपने कर दिया और तत्शब्द की से यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो स्मृति है वो वाच्य हो गई। क्योंकि देखिए शक्ति किसमें है तत्शब्द की, तो कह रहे हैं बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्ने अर्थे शक्ति, ठीक है। बुद्धिस्थत्व ये जो प्रकार है उस प्रकार से विशिष्ट जो अर्थ होता है उसमें शक्ति होती है, ठीक है। एक ये न्याय है, एक सिद्धांत है। अस्मिन् ये बुद्धेः शक्यतावच्छेदकानुगमकतया न वाच्यता संस्पर्शः। ये तो समाधान ही कर रहे हैं साक्षात। प्रश्न तो ये है कि यहां पर जो स्मृति है वो बुद्धि विषय है, ठीक है, और तत्शब्द जो होता है वो बुद्धि विषयता साली अर्थ का वाचक होता है, ठीक है। और यहां पर जो स्मृति है वो तत्शब्द के द्वारा कही जा रही है। अर्थ जो है वो स्मृति रूप जो ज्ञान है वो तत्शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्मृति तो वाच्य हो जाएगी ना, भले ही वो पूर्ण रूप से वाच्य न हो, लेकिन वाच्यता का स्पर्श तो हो गया ना उसमें, क्योंकि आप तत्पद से स्मृति को व्यंग्य मान रहे हो। तो तत्पद की तो शक्ति बुद्धिस्तत्व प्रकारावच्छिन्न अर्थ में होती है। तो जब शक्ति उस अर्थ में हो गई तो शक्ति होते ही तो क्या हो जाएगा, वो वाच्यता आएगी उस अर्थ में उसकी। तो कहीं ना कहीं व्यंग्य रूप जो स्मृति है, यहाँ पर व्यंग्यभूत जो स्मृति है उसमें भी वाच्यता का स्पर्श तो हो गया, क्योंकि वो तत्शब्द के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है, व्यंग्य कराई जा रही है। तो इस प्रश्न को लेकर के समाधान कर रहे हैं कि तदादि जो शब्द होते हैं वो बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिन्न अर्थ का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर विचार ये कीजिए कि अर्थ होता है शक्य, ठीक है। जैसे हमने घट पद लिया तो घट पद का शक्य क्या होगा, कंबुग्रीवादिमान जो अर्थ है वो उसका शक्य होगा, उस अर्थ में शक्यता रहेगी। उस शक्यता का अवच्छेदक जो होगा वो घटत्व होता है, ठीक है। तो घट जो शब्द है वो तीन अर्थों का ज्ञान कराएगा, शक्य का, शक्यता अवच्छेदक का और उभय संबंध का, ठीक है। जैसे घट जो शब्द है वह कंबुग्रीवादिमान अर्थ जो है उसका ज्ञान कराएगा, द्रव्य का। फिर जो सामान्य है उसमें शक्यता अवच्छेदक घटत्व उसका ज्ञान कराएगा, और वो सामान्य और द्रव्य में जो संबंध है तो समवाय संबंध होता है उसका भी ज्ञान कराएगा। तो आप कभी भी आप ध्यान रखिए घट शब्द जो होता है उसके तीन वाच्यार्थ होंगे, वो द्रव्य, तन्निष्ठ सामान्य और उभय संबंध, उन दोनों का जो संबंध है। इन तीनों को हम शक्य कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये है कि शक्यतावच्छेदकानुगमकतया न वाच्यता संस्पर्शः। तो वस्तुतः जो वहां पर बुद्धि है वो शक्यतावच्छेदक नहीं है, ठीक है। वाच्य कौन कौन होते हैं तो आप समझिए, वाच्य होता है शक्य, जैसे घट शब्द का कंबुग्रीवादिमान जो अर्थ हुआ वो घट, वो हुआ वाच्य। उसका जो सामान्य है उसमें रहने वाला घटत्व वो भी वाच्य हो जाता है, और घट घटत्व का जो समवाय है संबंध वो भी वाच्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो बुद्धि है ना, बुद्धि
इसको आप स्मृति रूप जो बुद्धि है, वो बुद्धि जो है वो अनुगमक है। किसकी अनुगमक है? तो वो शक्यतावच्छेदक की अनुगमक है। ठीक है, वो वहां पर शक्यतावच्छेदक स्वयं नहीं है, क्योंकि वाच्य तो केवल शक्यतावच्छेदक होता है, शक्य होता है, और शक्य शक्यतावच्छेदक हो वह संबंध होता है। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप बोलना है ना, इसमें दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो आप समझिए, वाच्य कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के? 3 अर्थ होते हैं, है ना। माने शक्यतावच्छेदक तक ही वाच्यता रहती है। शक्यतावच्छेदक के बाद यदि कोई धर्म है, शक्यतावच्छेदकों का अनुगमक कोई धर्म है, उसको आप वाच्य नहीं मान सकते। ठीक है, वाच्यता नियमित हो जाती है एक तरह से, ये समझिए। तो यहां पर भी क्या है, अब समझिए। तत्पद से मानो आपने घट पट आदि को जाना, ठीक है, तो ये हो गए शक्य। शक्यतावच्छेदक हो गए घटत्व पटत्व आदि। ठीक है, तो अब ये भी भिन्न भिन्न है, लेकिन इन शक्यतावच्छेदकों को एक करने वाला, है ना, शक्ति तो एक ही मानी जाएगी ना इन सब में, भिन्न शक्तियां नहीं है, शक्ति एक ही मानी जाएगी। तो उस शक्ति को एक मानने के लिए क्या मानना होगा? कि कोई इनका अनुगमक होना चाहिए जो इनमें ये कहे कि हाँ एक ही शक्ति है। तो क्या होता है, तत्पद से आप घट का भी ज्ञान कर सकते हैं, पट का भी ज्ञान कर सकते हैं, है ना, और कोई भी पदार्थ है तो सबका ज्ञान कर सकते हैं। सह घटः, है ना, तत् सह पटः, सह गौः। तो तत्पद से किसी भी अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं। इसका मतलब तत्शब्द नानार्थक है क्या? नहीं, तत्शब्द नानार्थक नहीं है। ठीक है, यद्यपि उसके अर्थ अधिक हैं, अनेक हैं, लेकिन शक्ति उसमें एक है। ठीक है, यूं तो उनमें शक्यतावच्छेदक भी भिन्न भिन्न है। घट में घटत्व है, पट में पटत्व है ना, गौ में गोत्व है, लेकिन उन शक्यतावच्छेदकों को भी एक करने वाला बुद्धिस्थत्व एक धर्म रहता है जो उन शक्यतावच्छेदकों का अनुगमक होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्तत्व से विशिष्ट हो गया, है ना, इसका मतलब वो फिर तत्शब्द से, उसका जो अर्थ है वो तत्शब्द से आप जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि वस्तुतः जो स्मृति है वो यहां पर शक्यतावच्छेदकों का, बुद्धि जो है वो शक्यतावच्छेदकों का अनुगामिनी है, अनुगमन कराती है, उनको एक करती है ना। वो यहां पर शक्यतावच्छेदक नहीं है। तो चूंकि वह शक्यतावच्छेदक नहीं है, इसीलिए उसको वाच्य नहीं मानना चाहिए। एक तो ये न्याय हुआ। ठीक है, पहला न्याय तो ये हुआ। तो इस न्याय में कथमपि वाच्यता जो है वो बुद्धि की नहीं आती। ठीक है, एक क्रम ये समझ लीजिए कि बुद्धि एक कोई घटपट आदि पदार्थ है जिसका आप तत्पद से ज्ञान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो वो वाच्य होगा, उसके बाद फिर आएगा उसका शक्यतावच्छेदक, कोई घटत्व पटत्व, जो भी आप जैसा भी जिस भी विशेष का ज्ञान कर रहे हैं, उसका जो सामान्य होगा वो शक्यतावच्छेदक के रूप में वाच्य होगा। बस उसके बाद क्या आएगा, वहां पर बुद्धिस्तत्व आएगा फिर, है ना। तो वाच्यता जो है वो द्रव्य और तत्सामान्य तक ही सीमित होती है। ठीक है, बुद्धिस्तत्व जो है वो वहां पर शक्यतावच्छेदक जो है ना, घटत्वादि, उनके अनुगमक के रूप में उपस्थित होता है, वो वहां पर वाच्य नहीं होता है। ये समझिए, यही कहना है। तो ये तो एक सिद्धांत है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार तत् शब्द का वाच्य बुद्धि नहीं होती। ठीक है, स्मृति रूप जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से स्मृति की वाच्यता का निराश कर दिया पंडितराज ने। दूसरा क्या देते हैं कि बुद्धिस्तत्वम शक्यतावच्छेदकम इति नयेपि। अब एक सिद्धांत क्या है कि उसमें शक्यतावच्छेदक नहीं मानते, यानी कि शक्यतावच्छेदकानुगमक नहीं मानते बुद्धिस्तत्व को। ठीक है, बुद्धिस्तत्व को ही शक्यतावच्छेदक मानते हैं वो। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो वो वाच्य हो जाएगा।
अगर बुद्धिस्ट तत्व को ही आप शक्यतावच्छेदक मानेंगे, पहले न्याय में तो क्या था, बुद्धिस्ट तत्व जो था वो शक्यतावच्छेदक नहीं था, शक्यतावच्छेदकावच्छेदक था, अर्थात शक्यतावच्छेदकों का अनुगमक था। तृतीय कोटि में था ना, पहले घटपटादि अर्थ, उसके बाद घटत्व पटत्व आदि सामान्य शक्यतावच्छेदक, उसके बाद बुद्धिस्ट तत्व का क्रम था। तो वहां पर तो वो शक्यतावच्छेदक नहीं था, इसलिए वाच्य नहीं हो रहा था। लेकिन एक सिद्धांत ऐसा भी है जहां पर वो बुद्धिस्ट तत्व को प्रकार ही मानते हैं, साक्षात उपलक्षण नहीं मानते प्रकार में, ठीक है। तो वो क्या मानते हैं, साक्षात प्रकार ही मान लेते हैं, ठीक है, घटपट आदि में बुद्धिस्ट तत्व को। तो ऐसी स्थिति में तो जो स्मृति है वो वाच्य हो जाएगी, क्योंकि बुद्धिस्ट रूप बुद्धि रूप ही है ना, बुद्धिस्ट तत्व माने बुद्धि, तो वो प्रकार हो गई, तो प्रकार होने पर तो वो वाच्य हो जाएगी। तो उस न्याय में भी बोलते हैं कि द्वितीय न्याय के अनुसार भी बुद्धिस्तत्वं शक्यतावच्छेदकम् इत्यस्मिन् नयेपि स्मृतित्वेन स्मृतेः व्यक्तिवेद्यता एव। देखिए भैया, स्मृति जो है वो बुद्धि विशेष है, ठीक है। भले ही आपने वो जो अर्थ है वो वाच्य हुआ बुद्धिस्थत्व प्रकारक होकर के, ठीक है, माने उसमें बुद्धिस्थत्व प्रकार था, लेकिन बुद्धि जो है वो ज्ञान सामान्य है, ठीक है। स्मृति जो है वो ज्ञान विशेष है, ठीक है। तो सामान्य रूप से जो वाच्य है वो विशेष रूप से व्यंग्य हो सकता है। वही बोल रहे हैं कि ये द्वितीय न्याय में है, क्योंकि प्रथम न्याय में तो आवश्यकता ही नहीं होती ना इस बात की कि, क्योंकि वहां पर तो वाच्यता ही नहीं जाती, क्योंकि वहां पर इसको शक्यतावच्छेदक नहीं मान करके शक्यतावच्छेदकावच्छेदक मानते हैं। तो शक्यतावच्छेदकावच्छेदक पर्यंत जो है वो वाच्यता नहीं जाती है, ठीक है, शक्यतावच्छेदक पर्यंत ही वाच्य होते हैं अर्थ। लेकिन द्वितीय जो सिद्धांत है जिसमें बुद्धिस्थत्व को माने तत्पदार्थ जो बुद्धिस्ट तत्व है उसको प्रकार मान लेते हैं तत्पदार्थ में, उस न्याय के अनुसार भी, उस सिद्धांत के अनुसार भी जो स्मृति है ना वो व्यंग्य नहीं होगी, वो व्यंजना से ही उसका ज्ञान करना उचित है। क्यों? क्योंकि वाच्य अगर आप मानेंगे भी ना तो ज्ञान सामान्य वाच्य होगा वहां पर तत्पद से, स्मृति रूप जो ज्ञान विशेष है वो तो व्यंजना से ही उसका ज्ञान होगा। वही बोल रहे हैं बुद्धिस्तत्वं शक्यतावच्छेदकम् इति नयेपि स्मृतित्वेन स्मृतेः व्यक्तिवेद्यता एव। बुद्धित्वेन स्मृतेः वाच्यता कदाचित स्यात्, परंतु स्मृतित्वेन स्मृतेः व्यक्तिवेद्यता एव उचिता अस्ति, ठीक है। ज्ञान सामान्य के रूप से यद्यपि वो व्यंग्य हो जाए द्वितीय सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वहां पर वो बुद्धिस्ट तत्व को प्रकार मानते हैं, साक्षात शक्यतावच्छेदक ही मानते हैं, लेकिन वहां पर भी वो स्मृतित्वेन रूपेण तो वाच्य नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए उसकी व्यक्तिवेद्यता मानना ही उचित है स्मृति की। तो इस प्रकार से ये जो शंका करते हैं कि यहाँ पर जो स्मृति रूप भाव है वो तत् आदि पद से वाच्य हो जाता है कथमपि, वो कहना उचित नहीं है, ठीक है। अत्र यदि कस्यचित् अनवबोधः स्यात् तर्हि वयं पाठान्तरम् अपि कर्तुं शक्नुमः अस्मिन् विषये। अस्तु, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेपि पदस्यैव कुर्वद्रूपत्वात् पदध्वनि विषयत्वम् एतेन भावानां पदव्यंग्यत्वेन वैचित्र्यमिति परास्तम्। अच्छा, अभी एक और बात जान लीजिए कि कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि भावध्वनि जब पद वेद्य होती है ना, माने भाव जब पद व्यंग्य होता है ना, तो उसमें चमत्कार नहीं रहता, ठीक है। तो उसका खंडन करने के लिए यहाँ पर आचार्य ग्रंथ लिखते हैं। तस्याश्चात्र नाम स्मृते है, ठीक है। यद्यपि यहाँ पर स्मृति की जो है वो
वाक्य वेद्यता ही है। पदस्यैव कुर्वद रूपत्वात्, है ना। लेकिन तदादि जो पद हैं उनसे ही यहाँ पर आप उन्हीं की ही प्रधानता है। माने पद यदि वो न हो, तदादि शब्द न हो, तो यहाँ पर स्मृति जो है वो व्यंग्य नहीं होगी। ठीक है। तो पदस्यैव माने तत्शब्दस्यैव कुर्वद रूपत्वात्, अर्थात प्रधान व्यंजकत्वात्। ठीक है। पदस्यैव प्रधान व्यंजकत्वात् पदध्वनि विषयत्वम्। यहाँ पर जो स्मृति है वो यूं तो उसको आप वाक्य वेद्य कह सकते हैं, लेकिन वाक्य वेद्य होने पर भी प्रधान रूप से जो व्यंजक है वो यहाँ पर तत्पद ही है। ठीक है। 3 जगह जो तत्पद का प्रयोग किया है ना, तानी, तद और सा, तो इस प्रकार से तत्पद ही यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंजक हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो स्मृति क्या है, पदध्वनि का विषय है, पदध्वनि का विषय है। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो लोग कहते हैं कि भाव जब पदव्यंग्य होते हैं तो उनमें चमत्कार नहीं रहता, ये बात भी यहाँ पर खंडित हो जाती है कि एतेन अर्थात अत्र स्मृतेः पदध्वनि विषयतायाः अयमपि वादः निरस्तः भवति यत् पदव्यंग्यत्वे भावानां वैचित्र्यं न भवति। जब भाव जो व्यभिचारी भाव हैं वो पदव्यंग्य होते हैं तो उनमें चमत्कार नहीं होता, ये जो सिद्धांत है ये भी परास्त हमारे इस निरूपण से हो जाता है। अस्तु पुनः एकं व्यंग्यम् अत्र प्रकाशयितु कामः पंडितराजः अत्र लिखति। सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोः उत्तरोत्तराधिक निमीलनोन्मुखत्वध्वननद्वारा तस्या आनंदमग्नता प्रकाशः। अब जो नायिका है उसमें आनंदातिशय का यहाँ पर और व्यंग्य हो रहा है। माने जो नायिका है वो आनंद में मग्न हो रही है, ऐसा एक वस्तु रूप और वस्तु अर्थ और व्यंग्य होता है। ठीक है। ये कैसे व्यंग्य हो रहा है कि वो आनंद में डूबती जा रही है, तो बताते हैं कि देखिए जब कोई व्यक्ति आनंद मग्न होता है तो उसके जो नेत्र है ना वो संकुचित होते हैं, उनका निमीलन होता है। ठीक है। जब आनंदातिरेक को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो नेत्र जो है वो स्वतः धीमे धीमे निमीलित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है। और मुख जो है वो ऊपर होता है ना। उन्मुखत्व निमीलन, निमीलन उन्मुखत्व ध्वनन द्वारा। तो यहां पर देखिए पहले एक व्यंग्य आया, उस व्यंग्य से ये वस्तु रूप व्यंग्य आ रहा है। माने यहां पर जो एक वाच्य है उस वाच्य से एक व्यंग्य आया पहले, उस व्यंग्य से व्यंग्य आ रहा है, वस्तु रूप जो व्यंग्य है। तो यहाँ पर व्यंग्य अर्थ में व्यंजकता है। ठीक है। देखिए जैसे वो है ना काव्य प्रकाश में पद्य है ना, व्यंजक की उदाहरणता का क्या है, पश्च निश्चल निस्पंदा विसनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिरिवा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर वाच्यार्थ है सायंतनाम्बुजोपमानेन। नायिका के मुख का उपमान कौन बनाया, कवि ने किसको बनाया, तो सायंतन अंबुज को बनाया। ठीक है। अब अंबुज तो कोई भी, इवन सायंतन जो अंबुज होता है उसका तो और उपमा नहीं देते ज़्यादातर कवि, क्योंकि वो तो है ना संकोचशाली होता है ना, उसका तो निमीलन होने को होता है सूर्यास्त के समय। विकासोन्मुखी कमल की उपमा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सायंकालीन जो कमल है उसकी उपमा दे रहे हैं, उसको उपमान बनाया। तो उसको उपमान बनाने से क्या व्यंग्य होता है, नयनयोः उत्तरोत्तर अधिक निमीलन। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि जो नेत्र हैं उस नायिका के उनमें उत्तरोत्तर माने हर एक क्षण में, उत्तर क्षण में उनका क्या हो रहा है, अधिक निमीलन हो रहा है। तो जैसे सायंकालीन जो अंबुज है, कमल है, जैसे वो उत्तरोत्तर निमीलित होता है,
ऐसे ही जो नायिका के नेत्र हैं वो निमीलित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, उन्मुखत्व ध्वनित हो रहा है। तो नेत्रों का उत्तरोत्तर बंद होना और नायिका का ऊपर की ओर मुख करना, ये दो बातें व्यंग्य हो रही हैं। किससे? सायंतन अंबुज की उपमा को देने से। ठीक है, तो पहला व्यंग्य हुआ नायिका के नेत्रों का उत्तरोत्तर निमीलित होना, अधिक निमीलित होना और उसका ऊपर की ओर मुख करना, उन्मुखत्व ध्वनित होता है नायिका का। अब इस व्यंग्यार्थ से क्या, इसमें तो कोई चमत्कार नहीं है भाई, नेत्र बंद हो रहे हैं, नायिका का मुख ऊपर उठ रहा है, इसमें क्या चमत्कार है। लेकिन इस व्यंग्य से एक और व्यंग्यार्थ आता है कि तस्याः अर्थात नायिकायाः आनंदमग्नता प्रकाशः इयं आनंदमग्ना जायते यतो हि आनंदमग्नस्यैव जनस्य इयं स्थितिः श्रूयते, है ना। आनंद व्यक्ति जो आनंद में मग्न होता है उसी में ये स्थिति देखी जाती है कि उसके नेत्रों का निमीलन होता है और वह उन्मुखी होता है व्यक्ति। ठीक है, तो यह व्यंग्य से उपस्थित होता है वस्तु रूप व्यंग्य। ठीक है, अब इसका प्रत्युदाहरण देते हैं कि कहां पर आपको भावध्वनि नहीं माननी है। ये बहुत अच्छी बात है पंडित राज की कि मया अत्र अविधीयमानस्य प्रमेयस्य इदमुदाहरणं सम्पद्यते इत्येका कथा। सर्वेपि आचार्याः तथैव अभिदधति पदार्थान्, है ना, नाम अभिधित्सितस्य पदार्थस्य लक्षणं कुर्वते, पुनः आचार्याः तस्य पदार्थस्य अभिहितस्य पदार्थस्य लक्षणं कृत्वा तस्य एकम् उदाहरणं दर्शयन्ति, तत्र च समन्वयमपि कुर्वते इति सामान्या सरणिः सर्वेषाम् आचार्याणां। परन्तु अयमाचार्यः प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति। एतादृशं काव्यं लक्ष्यमस्ति, परन्तु एतत् सदृशमिदं एतत् नास्ति। ये तो इसका लक्ष्य है, लेकिन इससे मिलता जुलता ये है, इसको भी आप जानो। माने ये तो आपको समझना ही है, लेकिन जो इसका नकली है उसको आपको ये नहीं समझना, ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रत्युदाहरण देते हैं। देखो आपने पहले भी देखा होगा किसी प्रकरण में, वहां पर भी प्रत्युदाहरण देते थे कि ये तो है, हाँ, ये वीर रस के स्थल में उदाहरण दिया था ना, धर्मवीर युद्धवीर आदि के, तो वहां पर हर एक वीर रस के भेद में प्रत्युदाहरण भी देते हैं कि ये तो है वीर धर्मवीर, लेकिन ये धर्मवीर नहीं है, ये भी जानो, है ना। तथैव अत्रापि अयमस्त्यवकाशः तस्य स्मृतिरूपभावव्यङ्ग्यस्य, परन्तु अयम् अवकाशः तस्य नास्ति भावध्वनेः इत्यपि अवगन्तव्यम् इति कृत्वा प्रत्युदाहरणं दर्शयति आचार्यः। पश्यन्तु, दरानमत्कन्धरबन्धमीशन्निमीलितस्निग्धविलोचनाब्जम् अनल्पनिःश्वास भरालसङ्गं स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः। अङ्गनायाः सङ्गं चिरं स्मरामि। अत्रापि कश्चित् नायकः अस्ति यः स्वमित्रं निवेदयति स्वप्रेमवृत्तान्तं। ठीक है, कि हे मित्र, तस्याः नायिकायाः अङ्गनायाः अहम् संगम चिरम स्मरामि। मैं उसका जो मेरे साथ उसका समय बीता है, मैं उसको बहुत याद करता हूँ। ठीक है, तो वो संग कैसा है, तो उसके 3 विशेषण हैं कि दरानमत कंदर बंधम, और कैसा है, तो ईशन निमीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम, कि जिसमें वो जो कंधरा बंध है उसका वो कैसा है, थोड़ा झुका हुआ है। दरम ईशन नमत माने झुका हुआ, और ऐसा संग है उसका, माने वो थोड़ा सिर को अपने झुका करके बैठी है उस संग में। और ईशन निमीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम, उसके जो नेत्र कमल हैं वो उसने कुछ बंद कर लिए हैं। ईशन निमीलित स्निग्ध विलोचनाब्जम, ऐसा संग है। और कैसा है, अनल्प निश्वास भराल संगम, है ना, अत्यंत निश्वास के कारण जो अलसाए हुए हैं अंग जिसमें। ठीक है, तो ऐसा जो संग है उसका मैं स्मरण करता हूँ। तो यहाँ पर भावध्वनि क्यों, स्मृति रूप भाव व्यंग्य क्यों नहीं है, तो अत्र तो स्पष्टमस्ति कि स्मृति धातोः प्रयोगः अस्ति तेन स्मृति अत्र वाच्या भवति। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर धातु से ही, क्रियापद से ही जो है वो स्मरण वाच्य हो गया है, इसीलिए इस प्रकार के स्मरण को हम भावध्वनि नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पर जो स्मृति है वो व्यंग्य नहीं होती है। ठीक है, तो इत्यत्र स्मृति ही न भावः, क्यों? क्योंकि स्वशब्देन निवेदनात् अव्यंग्यत्वात्, जो भी अर्थ स्वशब्द माने उसका जो वाचक शब्द है, नाम यस्य शब्दस्य शक्ति ही शक्तिग्राहकेन अन्यतमेन यस्मिन् अर्थे सिद्धा भवति सः शब्दः तदर्थस्य वाचको उच्यते। अस्तु, तो यहाँ पर स्वशब्द का मतलब है कि स्मृति रूप जो अर्थ है उसमें शक्ति ही है स्मृति धातु की। ठीक है, स्मृति चिंतायाम धातु है ना, तो इसीलिए यहाँ पर स्वशब्द से निवेदन हो जाने के कारण, अर्थात अपने वाचक शब्द से कह दिए जाने के कारण यहाँ पर जो स्मृति है वो व्यंग्य नहीं हो रही है। ठीक है, नापि, अच्छा तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, काव्य है ना, तो स्मरणालंकार मान लीजिए इसको, है ना। स्मरणालंकार तो वही होता है जहाँ वाच्य होती है स्मृति, है ना। तो कहते हैं कि नापि स्मरणालंकार, इसको हम स्मरणालंकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्मरणालंकार वहाँ होता है जहाँ सदृश वस्तु के दर्शन से स्मरण होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई नायक है, वो गया सायंतन विहार के लिए और कमलों को देख करके अपनी नायिका का स्मरण करने लगा, है ना, तो इसको कहेंगे स्मरणालंकार, है ना, कि जहाँ पर सदृश वस्तु के दर्शन से स्मरण हो, तो माने सादृश्य मूलक होना चाहिए। जो स्मरण है उसके मूल में सादृश्य होना चाहिए, तब जाकर के वो जो स्मरण है वाच्य होने पर भी स्मरणालंकार कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सादृश्य है वह स्मरण जो है, स्मृति जो है, वो तो सादृश्य मूलक भी नहीं है, इसीलिए इसको हम स्मरणालंकार भी नहीं कह सकते। तो न ये स्मृति भावध्वनि है और न, क्योंकि ये व्यंग्य नहीं है स्मृति यहाँ पर, और ना ही ये स्मरणालंकार है, क्योंकि स्मरणालंकार तो सादृश्य मूलक होता है। अयम तो तत्र स्मरणार्थः सादृश्यामूलकः अस्ति, सादृश्यमूलकः नास्ति, अतः सादृश्यामूलकत्वात् नापि अयम स्मरणालंकारः, क्योंकि यह सादृश्य मूलक नहीं है इसलिए स्मरणालंकार भी नहीं। सादृश्य मूलकस्यैव स्मरणालंकारत्वम्, देखो यहाँ पर पंडित राज ने स्मरणालंकार की भी किंचित मीमांसा कर दी है ना, कि स्मरणालंकार क्या होता है कि ऐसा स्मरण जो सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न हो। ठीक है, तो जैसे बताया ना कि लता, मान लीजिए कि पवन चला और लता को आपने देखा कि कोई लता है वो विलास कर रही है, हिल रही है, तो उस लता के गति को देख करके आपको अपनी प्रियतमा की गति की याद आ गई, तो उसकी गति का आप स्मरण करने लगे। तो इस प्रकार का जो स्मरण होता है जिसमें सादृश्य मूल में होता है वह स्मरणालंकार होता है। ठीक है, अन्यस्य तु व्यंजितस्य भावत्वम्, तो देखिए दो प्रकार से ही जो स्मरण है वो काव्य हो सकता है। या तो वाच्य है तो वो सादृश्य मूलक होना चाहिए, तो हम उसको स्मरणालंकार मान लेंगे। अगर वो व्यंग्य है तो वो भावध्वनि हो जाएगा। स्मृति रूप भाव है तो वो व्यभिचारी भाव है, वो व्यंग्य होने से वहाँ पर भावध्वनि हो जाएगी। तो उसका जो काव्यत्व है वो दो प्रकार से सिद्धांतित किया गया है काव्य शास्त्र में। वाच्यावस्था में उसको सादृश्य मूलक होना चाहिए स्मरण को, तो वो स्मरणालंकार हो जाएगा, और यदि वो सादृश्य मूलक नहीं है तो वो फिर व्यंग्य हो तो वो भावध्वनि हो जाएगा। अन्यस्य तु व्यंजितस्य भावत्वमिति सिद्धांतात्, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही नहीं है, ना तो वो व्यंग्य है और ना ही वो सादृश्य मूलक है, तो ना वो भावध्वनि कहलाने के योग्य है और ना ही स्मरणालंकार कहलाने के योग्य है। तो फिर इसको काव्य कैसे माने? तो कहते हैं किंतु विभाव एव, नाम कथमत्र चमत्कार प्रयोजकत्वं पद्येस्मिन् समायाति येन काव्य व्यवहारो अस्मै भवेत्।
काव्य अस्मै पद्याय, तो कहते हैं ठीक है, यद्यपि यहाँ पर स्मरण को लेकर के तो काव्य व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन विभाव एव सुंदरत्वात्, विभावे एव सुंदरत्वात् ने विभाव एव प्रथमांत पद है, विभाव एव कथंचित रसपर्यवसायी, यहाँ जो विभाव है ना, नायिका रूप जो विभाव है वही सुंदर है, विभाव वही रमणीय विभाव है, तो कदाचित वह विभाव ही रसमय पर्यवसित हो सकता है। यहाँ पर स्मरण को लेकर के तो इस श्लोक में काव्यता नहीं आती, ठीक है। एवं अत्र स्मृति रूपस्य वेज्यमानस्य भावस्य विमर्शम उपस्थापयति पंडितराजः। अब देखिए व्रीड़ा का निरूपण करते हैं। स्त्रीणाम पुरुष मुखावलोकनादेः पुंसां च प्रतिज्ञाभंग पराभवादेः उत्पन्नः वैवर्ण्य अधोमुखत्वादि कारणीभूतश्चित्तवृत्ति विशेषो व्रीड़ा। अब देखिए स्त्रियों में भी व्रीड़ा होती है, लज्जा होती है, और पुरुष में भी लज्जा होती है, लेकिन दोनों में जो लज्जा होती है वो अलग अलग कारणों से उत्पन्न होती है, ठीक है। स्त्रियों में जो वैवर्ण्य आदि उत्पन्न होता है, अधोमुखत्व आदि आता है, उनमें जो लज्जा होती है वो होती है पुरुष मुखावलोकन आदि है, ठीक है। अपने पति के दर्शन कर लिए और गुरुओं के मध्य में बैठी हैं तो शर्मा जाती हैं, लज्जा कर लेती हैं, ठीक है ना। आजकल तो ये नियम नहीं है, वैसे कोई इस प्रकार से नहीं है। पहले ये नियम था कि स्त्रियां जो होती थी वो पुरुष परपुरुष का तो देखना ही नहीं मुख, क्योंकि पर्दा रहता था, तो इसीलिए ये उन्हीं स्त्रियों को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्त्रीणाम पुरुष मुखावलोकनादेः अयम भावः उत्पद्यते व्रीडाख्यः। और पुरुषों में कैसे उत्पन्न होता है लज्जा, तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि स्त्री के मुख को देख लिया और लज्जा हो गई, या पुरुष के मुख को देख लिया लज्जा हो गई, ऐसा तो पुरुषों में नहीं होता है। पुरुषों में किससे होता है, तो प्रतिज्ञा भंग, है ना। कहा कि कल 5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आज, और कल जब समय आया, अवधि आई उस वचन की, तो देखा 5 रुपए भी नहीं है, तो प्रतिज्ञा का भंग हुआ ना। ऐसे प्रतिज्ञा भंग से पुरुषों में लज्जा आती है, ठीक है, उनका सिर झुकता है। और पराभवादेह, हाँ, कभी हार जाएं वो, ठीक है। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि आप क्रिकेट में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, इंडियन मेंस टीम जब वर्ल्ड कप हारी थी क्रिकेट की, तो वो अपनी जो टोपी लगाते हैं ना सिर पे, उससे मुंह को बंद कर लेते हैं, वो मुंह अपना छिपा लेते हैं, ठीक है। तो एक हार जो होती है ना, पराभव, किसी दूसरे के द्वारा स्वयं पर जीत कर लेना, वो भी क्या होता है, पराभव भी क्या होता है, पुरुषों को लज्जित करता है। तो स्त्रीणाम पुरुष मुखावलोकनादेः और पुंसां च प्रतिज्ञाभंग पराभवादेः उत्पन्नः, स्त्रियों में पुरुष मुख से उत्पन्न, पुरुष के मुख दर्शनादि से उत्पन्न, और पुरुषों में प्रतिज्ञा भंगादि से उत्पन्न जो क्या है, वैवर्ण्य अधोमुखत्वादि कारणीभूतः, एक चित्तवृत्ति रूप विशेष है, एक ऐसी चित्तवृत्ति है जो उत्पन्न तो होती है, स्त्रियों में उत्पन्न होती है पुरुषों के मुख दर्शन आदि से, और पुरुषों में उत्पन्न होती है प्रतिज्ञा भंग पराजय आदि से। लेकिन ये करती क्या है, कारण तो इसके ये हो गए, स्त्रियों में कारण अलग है लज्जा के, पुरुषों में अलग है, लेकिन अनुभावः कः अस्ति, कार्यं किमस्ति व्रीडायाः, तो कार्यं उच्यते वैवर्ण्य, है ना, मुख का वर्णहीन हो जाना। विवर्णता माने यह वर्णः अस्ति मुखस्य तस्मात् वर्णात् अन्य एव वर्णः मुखम आगच्छेत्, वर्णः मुखम आगच्छेत्, है ना। बोलते हैं ना, कैसे आपके होश उड़े हुए हैं, कैसे आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, वैसा बोलते हैं ना व्यवहार में, उसी को बोलते हैं विवर्णता, वैवर्ण्य, है ना। माने जो
जो नैसर्गिक वर्ण है मुख का उस वर्ण से अतिरिक्त हो जाना, उसी को बोलते हैं वैवर्ण्य। तो वैवर्ण्य अधोमुखत्व, सिर का झुकना। तो वैवर्ण्य अधोमुखत्व आदि उत्पन्न होते हैं लज्जा से। तो देखिए विभाव भी बता दिए, अनुभाव भी बता दिया। तो इनका जो कारणीभूत है, इनका जो कारण है, ऐसा जो चित्तवृत्ति विशेष है, चित्तवृत्ति है, उसको हम व्रीडा कहते हैं। ठीक है, जो स्त्रियों में, अच्छा कारण में भेद है यद्यपि, परंतु कार्ये भेदः नास्ति। उभयत्र स्त्रीषु पुरुषेषु वा उत्पन्ना व्रीडा वैवर्ण्यमेव जनयति, हाँ अधोमुखत्वमेव जनयति। उभयत्र स्त्रीष्वपि पुरुषेष्वपि। ठीक है, अब यहाँ पर कार्य में भेद नहीं आएगा, कार्य समान है। पुरुषों का भी सर झुकता है, स्त्रियों का भी सर झुकता है लज्जा से, लेकिन कारण भिन्न है। स्त्रियों में जो लज्जा होती है वो पुरुष मुखावलोकन आदि से होती है, माने पुरुष का मुख देख लेने आदि से होती है, और पुरुषों में जो लज्जा होती है उसके कारण अलग है, लेकिन कार्य दोनों प्रकार की लज्जाओं का एक ही है, वैवर्ण्य अधोमुखत्व आदि। तो इस प्रकार का जो चित्तवृत्ति विशेष है, जिसके ये कारण है और ये कार्य हैं, उस चित्तवृत्ति विशेष को हम व्रीडा कहते हैं। ठीक है, यथा तो तस्य भावस्य विद्यमानस्य उदाहरणं दर्शयति आचार्यः। अत्रापि कश्चिन् नायकः स्वसखायं प्रति वदति स्वप्रियावृत्तान्तं। कुच कलशयुगान्तर्मामकीनं नखाङ्कं सपुलकतनुमन्दं मन्दमालोकमाना विनिहितवदनं मां वीक्ष्य बाला गवाक्षे चकितनतनताङ्गी सद्यो विवेश। ठीक है, चली गई घर में, है ना। ये विष धातु है, विष प्रवेशन है, उसका लिट लकार का रूप है। ठीक है, विवेश, चली गई, जगाम। कहाँ चली गई? तो सद्म। ठीक है, ये यहाँ कर्म है, माने अपने घर में चली गई। ठीक है, गृहम प्राविशत, है ना। क्यों चली गई घर में? पहले तो बाहर थी। तो कहते हैं कि माम वीक्ष्य, मुझे देख करके चली गई। जैसे उसने मुझे देखा तो चली गई तुरंत। अरे भाई, तुमने ऐसा किया था जो तुम्हें देख करके वो नायिका अपने घर में चली गई। तो बोलते हैं कि विनिहित वदनम माम, मैं ना गवाक्षे विनिहित वदनम माम वीक्ष्य। गवाक्ष माने जो खिड़की होती है ना, वातायन जिसको बोलते हैं, उस गवाक्ष में मैंने अपने सिर को, अपने मुख को रख करके उसको देख रहा था, है ना। विनिहितम अर्थात स्थापितम वदनम नाम मुखम येन सह विनिहित वदनः तम विनिहित वदनम। मैं अपनी खिड़की में आराम से उसको देख रहा था, अपनी खिड़की से अपने सर को रख करके गवाक्ष में। तो बोले तब भी वो चली क्यों गई? देख रहे थे, लेकिन बोले क्यों? क्योंकि वह उस समय क्या कर रही थी? तो बोलते हैं कुच कलश युगांतर मामकीनम नखांकम। वह अपने कुच देश में, वह अपने स्तन देश में मेरे द्वारा किए गए नख चिन्ह को देख रही थी। ठीक है, रत्यवसरे मया दत्तम मया कल्पितम नखांकम सा पश्यन्ती आसीत। उसके वक्ष में रति काल में नख चिन्ह हो गया था, मेरे नख का चिन्ह हो गया था। वो उसको देख रही थी, और देख रही थी तो कैसे देख रही थी? मंदम मंदम, धीरे धीरे देख रही थी। और उसमें एक विशेषण भी देते हैं, सपुलकतनु, अर्थात रोमांचित शरीर वाली होकर के। ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, मैंने उसको देखते हुए वो प्रसन्न हो रही थी, उसका शरीर जो है वो रोमांचित हो रहा था। तो रोमांचित होने का अभिप्राय क्या है? कल बताया था आपको, हर्ष के समय, हर्ष भाव के समय के शरीर का रोमांचित होने का मतलब हृदय में प्रसन्नता है। ठीक है, तो वो उस नख चिन्ह को देखते हुए प्रसन्न हो रही थी, और आलोकमाना, उसको देखती हुई, पश्यन्ती सा मया दृष्टा। लेकिन जब उसे ये पता चला कि मुझे ऐसे नख चिन्ह को देखती हुई मुझे ये नायक देख रहा है, तो वो फिर शर्मा करके अपने घर में चली गई। तो कोई भी
स्त्री हो, इस प्रकार से अगर वह अपने काम को स्मरण कर रही है या काम का अपना कोई वृत्तांत प्रकट कर रही है और किसी पुरुष का दर्शन कर ले तो वो सहज है उसमें लज्जा। तो सा एवं भूता सा किं भूता मया कल्पितं वक्षसि मध्ये वर्तमानं मया कल्पितं नखचिह्नम् आलोकमाना सा मां वीक्ष्य गृहं विवेश, घर चली गई। तो यहाँ देखिए अत्र प्रियस्य दर्शनम, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिय का दर्शन है, ठीक है, तो वो विभाव है, कारण है लज्जा का। और वो भी कैसा है, तेन नायिका, पहले तो दर्शन हुआ, उससे क्या हुआ, नायिका कर्तृक तत्कुचांतरवर्ती प्रिय नख क्षतावलोकन जन्य हर्षा वेदक तत्पुलकादे दर्शनम च विभावः। हाँ, प्रिय का दर्शन और उस प्रिय के दर्शन से नायिका के द्वारा किया गया जो अवलोकन है, किसका अवलोकन है, तो उसके कुच देश में जो कुचांतरवर्ती जो प्रिय का नखक्षत है उसका जो अवलोकन है, उस अवलोकन से उत्पन्न जो हर्ष है, ठीक है, उस हर्ष के द्वारा उस हर्ष का आवेदक कौन है, क्योंकि हर्ष तो अंतःकरण में माने मन में हो रहा है ना, प्रसन्नता तो उसका आवेदक है तत्पुलक पुलकादि। तो उस पुलकादि का दर्शन क्या है, यहाँ विभाव है, ठीक है, और इस कारण से उसमें लज्जा हुई। और हाँ देखो यहाँ पर भी एक और बात समझने की यह है कि अगर नायिका को अधिक लज्जा क्यों हुई, क्योंकि नायिका को ये लगा कि ये मुझे ऐसा देख रहा है कि मैं इसके द्वारा किए गए नख चिन्ह से प्रसन्न हो रही हूं, ठीक है। तो ऐसा दर्शन जो था ना, नायिका ने ये देखा, अगर नायिका सामान्य होती तो कदाचित उसको इतनी लज्जा नहीं होती, लेकिन उसने क्या देखा कि अयम नायकः माम प्रसन्नाम पश्यति। तो कथम प्रसन्नाम, तो अनेन कल्पितस्य नखचिह्नस्य दर्शनात् मम शरीरे यह रोमांचः उत्पन्नः तेन रोमांचेन अहम प्रसन्ना अस्मि इति अयम माम पश्यति। इस प्रकार से विशेष ज्ञान हो रहा है नायिका को। तो ये विभाव है लज्जा का। और कार्य क्या है, आपको पता कैसे चला महाराज कि उसमें लज्जा है पंडित राज को? तो बोलते हैं अगर लज्जा नहीं होती है ना तो सद्यः गृह प्रवेश नहीं करती, वहीं बैठी रहती, उससे बात करती है ना और 2 मिनट। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि अयम माम पश्यति, सद्यः सदन प्रवेशम सा चकार, तुरंत वो अपने घर में चली जाती है। तो इससे पता चलता है कि उसमें लज्जा है, ठीक है। पुनः उदाहरति यथा वा अत्रैव अद्यतन पाठेन अलमस्तु। पुनः इदानीं भावनिरूपण प्रसंगस्तु महान् अस्ति अत्र, तो अस्मिन्नेव विषये अस्माकं पुनः पाठः प्रवर्तिष्यते, परन्तु अद्य एतावता एव पाठेन अलमस्तु।